जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने चैनल टारगेट एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सीटेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र लेकर आया हूं। जी हां, सीटेट एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पत्र। दोस्तों, यह एग्ज़ाम 21 जनवरी 2024 को हुआ था और उसी का ये प्रश्न पत्र है। तो दोस्तों, यह भाग 4 यानी कि भाषा 1 हिंदी का है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सीटेट एग्ज़ाम में टोटल 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 मिनट का टाइम रहेगा, यानी कि 2.5 घंटा। जी हाँ, 2.5 घंटा में 120 प्रश्नों का आंसर देना होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि 30 प्रश्न होता है बाल विकास से। जी हाँ, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 प्रश्न और 30 प्रश्न रहता है गणित से और 30 प्रश्न रहेगा पर्यावरण अध्ययन से। जी हाँ, पर्यावरण अध्ययन से 30 प्रश्न और 30 प्रश्न होगा भाषा 1 और 30 प्रश्न होगा भाषा 2 से। तो जो भाषा 1 हिंदी लेते हैं उनका 30 प्रश्न हिंदी से होगा और जो भाषा 2 इंग्लिश लेंगे उनका भाषा 2 30 नंबर का इंग्लिश का होगा। तो दोस्तों, यह 21 जनवरी 2024 का प्रश्न है और यह भाषा 1 हिंदी का प्रश्न है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न कि किस प्रकार का प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछता है उसका अंदाज़ा मिलेगा और जिससे तैयारी करने में आसानी होगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। ये प्रश्न लिख रहा है कि परीक्षार्थी भाग 4 क्रमशः 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें यदि उन्होंने भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुना है। जी हाँ, अगर भाषा 1 का विकल्प हिंदी चुनते हैं तो उनके लिए 91 से 120 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। तो अब यहाँ प्रश्न है कि 91 से 99 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही या सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें एक गद्यांश दिया हुआ रहता है और गद्यांश को पढ़ करके और आंसर देना होगा 91 से लेके 99 तक। तो 91 से लेके 99 तक आंसर के लिए गद्यांश पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं गद्यांश। गद्यांश में कहता है कि आंतरिक और बाह्य दोनों रूप में स्वच्छता और निर्मलता एक बुनियादी आवश्यकता है। मन के शुद्ध और सात्विक विचार आंतरिक स्वच्छता के आयाम है। आगे कहता है, जी हाँ, आगे कहता है कि बाह्य स्वच्छता के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, अच्छी सामाजिक और आर्थिक स्थिति का समावेश होता है। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। मन की स्वच्छता मानव व्यवहार को दर्शाती है। सत्य, शुद्धता, शांति, प्रेम और सम्मान जैसे आत्मा के जन्मजात गुणों का उल्लंघन प्राकृतिक विधि, विधान और व्यवस्था का उल्लंघन है। तो ये गद्यांश दिया हुआ है। अब इस गद्यांश से 91 से 99 तक के प्रश्नों का आंसर देना होगा। तो दोस्तों, इसमें से पहला प्रश्न कहता है कि आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है। जी हाँ, आंतरिक स्वच्छता से संबंधित कौन नहीं है? तो ये शिक्षा जो है आंतरिक स्वच्छता से संबंधित नहीं है, जबकि निर्मल विचार, शांति और प्रेम ये आंतरिक स्वच्छता से संबंधित है। नेक्स्ट है 92 नंबर का कि बुनियादी आवश्यकता कौन है। जी हाँ, बुनियादी आवश्यकता कौन है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बाहरी और भीतरी स्वच्छता और निर्मलता। नेक्स्ट है 93। तो यह गद्यांश से प्रश्न दिया गया है 91 से 99 तक का। बाह्य स्वच्छता का मूलाधार आंतरिक स्वच्छता है। यह वाक्य का आशय क्या है? तो दोस्तों, इस वाक्य का आशय है कि भीतरी स्वच्छता पर बाहरी स्वच्छता आधारित रहती है। नेक्स्ट है 94 नंबर का कि विधान में एक प्रत्यय लगाने से, जी हाँ, इक प्रत्यय लगाने से कौन सा शब्द बनेगा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वैधानिक। जी हाँ, विधान में जब इक लगाएंगे तो विधान में इक जुटने पर वैधानिक हो जाएगा, इसलिए सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 95 नंबर का कि निम्न में से किसमें
विशेषण विशेष्य का संबंध नहीं है। तो दोस्तों यहाँ देखिए गद्यांश से ही आपको यहाँ व्याकरण से प्रश्न दिया है कि विशेषण और विशेष्य का संबंध किससे नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शिक्षा पर्यावरण। नेक्स्ट है 96 नंबर का कि समूह से भिन्न शब्द को चुनिए। जी हाँ, इस समूह में भिन्न शब्द कौन है? तो देखिए स्वच्छता, निर्मलता, सम्मान और स्वच्छ। तो इसमें साफ पता चल रहा है कि इसमें से जो अलग है वह है स्वच्छ। जी हाँ, स्वच्छ जो है वह सबसे भिन्न है। नेक्स्ट है 57 नंबर का कि आंतरिक स्वच्छता से तात्पर्य क्या है? जी हाँ, आंतरिक स्वच्छता से क्या तात्पर्य है? सही आंसर होगा ऑप्शन बी, मन के बुरे भावों को दूर करना। जी हाँ, मन के बुरे भावों को दूर करना ही आंतरिक स्वच्छता है। नेक्स्ट है 98 नंबर का कि बुनियादी में प्रत्यय कौन सा है? जी हाँ, बुनियादी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि दीर्घ ई। जी हाँ, बुनियादी में दीर्घ ई प्रत्यय है। नेक्स्ट है 99 नंबर का कि गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए खाली स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो गद्यांश के अनुसार मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, विचारों और भावों की पवित्रता। जी हाँ, विचारों और भावों की पवित्रता जो है मनुष्य के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है 99 नंबर का। तो ये जो था 91 से लेकर 99 तक गद्यांश पढ़ के आंसर देना था। अब यहाँ एक और गद्यांश पूछता है। देखिए यहाँ एक और गद्यांश पूछ रहा है और इसमें कह रहा है कि 100 से लेकर 105 तक के आंसर देना है। नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ कविता यानी कि गद्यांश, एक गद्यांश रहेगा एक कविता रहेगा, दोनों को पढ़ करके आंसर करना होगा। तो यहाँ गद्यांश जो दिया था, यहाँ लिख रहा है कि हमें मिली आज़ादी वीर शहीदों के बलिदान से, आज़ादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी, लाखों लोगों ने प्राण से कीमत बड़ी चुकाई थी, व्यापारी बनकर आए और छल से हम पर राज किया, हमको आपस में लड़वाने की नीति अपनाई थी, हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से, हमें मिली आज़ादी वीरों शहीदों के बलिदान से। तो ये कविता दिया गया है। अब इससे 100 से लेकर 105 तक के जो प्रश्न है उसका आंसर देना होगा। तो देखिए 100 नंबर का जो प्रश्न है कहता है कि कविता में किस छल की बात की गई है? जी हाँ, कविता में जो छल की बात की गई वो कौन सी छल? व्यापार बन हमें गुलाम बनाने के लिए, व्यापारी बन मिलावट करने के लिए, व्यापार बन पैसों का हेरफेर करने के लिए, या व्यापार बनने की वेशभूषा धारण के। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। जी हाँ, कविता में किस छल की बात की गई है? तो व्यापारी बन हमें गुलाम बनाने के। नेक्स्ट है 101 नंबर का प्रश्न कि नीति शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? जी हाँ, नीति में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नीति में जब इक लगाएंगे तो नैतिक होगा, इसलिए इक प्रत्यय होगा। नेक्स्ट है 102 नंबर का कि स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा? जी हाँ, स्वाभिमान का संधि विच्छेद क्या होगा? तो स्व जोड़ अभिमान, यानी कि ऑप्शन डी, स्व जोड़ अभिमान को ही कहते हैं स्वाभिमान। नेक्स्ट है 103 नंबर का कि देश को स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक लंबा समय लगा था, यह भाव कविता के किस अंश में प्रतिबिंबित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लंबी चली लड़ाई थी। जी हाँ, इसका सही आंसर है लंबी चली लड़ाई थी। नेक्स्ट है 104 नंबर का। जी हाँ, 104 नंबर का प्रश्न है कि देश की स्वतंत्रता के लिए, जी हाँ, देश की स्वतंत्रता के लिए खाली स्थान है कि इसका सही आंसर क्या होगा? तो देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी। जी हाँ, कविता में लिखा गया है कि देश की स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन की आहुति दी, इसलिए सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट 105 नंबर का कि आज़ादी मिलने का श्रेय किसे दिया गया है? जी, आज़ादी जो मिला उसका श्रेय किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
यानी कि वीरों के बलिदान को। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो 106 नंबर का प्रश्न है, यहाँ लिखता है कि निम्नलिखित वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। जी हाँ, कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ वाक्य दिया गया है कि बच्चों द्वारा शिशु गीत आलापना किसके तरीके हैं। जी हाँ, शिशु गीत या आलापना किसके तरीके हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, अभिव्यक्ति का संवर्धन और वाक्यों की लय के। नेक्स्ट है 107 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। जी हाँ, पुस्तकालय के प्रयोग के बारे में सही नहीं है। तो कहता है कि पुस्तकालय एक भंडार गृह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि जी हाँ किस रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बल्कि पुस्तकालय में पुस्तकों का सस्वर पठन सर्वाधिक उपयुक्त रूप से हो सकता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 108 नंबर का, कहता है कि साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए। जी हाँ, साक्षरता अर्जित करने के लिए किसमें निपुणता होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में। जी हाँ, डिकोडिंग और भाषा अवबोधन में साक्षरता अर्जित करने के लिए जो है निपुणता होनी चाहिए। नेक्स्ट है 109 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण शिक्षण को प्रभावशाली तरीके से पढ़ाने के बारे में सही नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, व्याकरण को उसके नियम कंठस्थ करके सीखना। यह जो है पढ़ाने के बारे में यह सही तरीका नहीं है। नेक्स्ट है 110 नंबर का, 110 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा साक्षरता शिक्षण उपागम अक्षरों और ध्वनि के बीच संबंध पर बल देता है। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ध्वनि विज्ञान निर्देश। जी हाँ, ध्वनि विज्ञान निर्देश। नेक्स्ट है 111 नंबर का कि कक्षा 3 की अध्यापिका ने अपने शिक्षार्थियों से कहा कि वे अपने सहपाठियों से सकना शब्द के प्रयोग की योग्यता से संबंधित 5 प्रश्न पूछे, जैसे कि क्या तुम तैर सकते हो, क्या तुम खेल सकते हो, गतिविधि का यह प्रकार किस लिए है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मौखिक प्रवाह अभ्यास के लिए। नेक्स्ट है 12 नंबर का, कहता है कि कक्षा 3 की अध्यापिका अपनी कक्षा में पठन कोना सृजित करना चाहती है। बच्चों के लिए पुस्तकों का चयन करते समय निम्नलिखित में से किस प्रश्न को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्या पुस्तकें तीसरी कक्षा की पठन सामग्री यानी पठन पाठ्यचर्या के लक्ष्य को संबोधित करने में मदद करेगी, यानी कि इस बात का जो है अधिक बल देना चाहिए। नेक्स्ट है 113 नंबर का कि कौन सा उपागम या विधि शिक्षार्थी की जीवन की वास्तविक परिस्थितियों में भाषा प्रयोग के मुख्य लक्ष्य से संबंधित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, संप्रेषणात्मक उपागम। दोस्तों यही प्रश्न जो है, यही सवाल, यही प्रश्न पत्र 21 जनवरी 2024 के सीटेट एग्ज़ाम में ये पूछा गया था। जी हाँ, ये टोटल प्रश्न जो है सीटेट एग्ज़ाम जो 2024 में हुआ था तो वो पूछा गया है जनवरी 2024 का, और ये ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था। और आगे जो 15 दिसंबर को जो एग्ज़ाम है वो भी ऑफलाइन ही एग्ज़ाम होगा, और उसका जो सिलेबस होगा इसी टाइप का होगा। नेक्स्ट है 14 नंबर का कि एक अध्यापक ने शिक्षार्थियों को अपने सहपाठियों से अपनी अभ्यास पुस्तिकाओं की अदला बदली कर जांचने के लिए कहा। इस कार्य का उद्देश्य क्या है। तो दोस्तों इस कार्य का उद्देश्य है कि विस्तृत पठन का अभ्यास करवाना। नेक्स्ट है 15 नंबर का, 15 नंबर में दिया गया है कि बुनियादी चरण की अवस्था वाले बच्चे अधिगम में तब कहीं अधिक संलग्न होते हैं जब वे अपनी कॉपी में अक्षरों की बार बार
ट्रेसिंग करते हैं या बार बार लिखते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 16 नंबर का कि कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है, कक्षा 5 की एक विद्यार्थी कहती है कि मैं अपने काम अध्यापक को देने से पहले सटीकता के लिए अंतिम रूप से भी जांचती हूँ। यह विद्यार्थी लेखन के किस चरण पर है? तो दोस्तों यह जो है लेखन के प्रूफ रीडिंग पर है। जी हाँ, जो अपने खुद जांचती है कि कहीं गलत है या सही है, तो यह जो है प्रूफ रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर का कि कौन सा उपागम या विधि बच्चों को भाषा की कक्षा में उनकी अपनी सहजात भाषा यानी कि मातृभाषा का प्रयोग करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है? तो मातृभाषा के प्रयोग करने के लिए कौन सा प्रोत्साहित नहीं करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रत्यक्ष विधि यानी कि डायरेक्ट विधि। नेक्स्ट है 18 नंबर का कि एक अध्यापिका कक्षा 2 के विद्यार्थियों के लिए विविध प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री जुटाना चाह रही है। निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड टीएलएम के चयन के लिए सही नहीं है? जी हाँ, कौन सा मानदंड सही नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि चयनित सामग्री सिर्फ बच्चों द्वारा बनाई गई होनी चाहिए और फिसलन को बचाने के लिए कुछ खुरदरी होनी चाहिए। तो यह जो है चयन विधि सही नहीं है। इसमें नेगेटिव बात यह कहा गया है कि यह सिर्फ बच्चों के द्वारा बनाई गई होनी चाहिए, यह नेगेटिव बात है। और सीटेट का एग्ज़ाम में नेगेटिव पॉइंट को आंसर नहीं करना है। तो दोस्तों यहाँ सही जो बात बताया गया है कि कौन सा टीएलएम होना चाहिए, तो यहाँ कहता है कि चयनित सामग्री इस आयु समूह के बच्चों के प्रयोग के लिए आकर्षक और सुरक्षित होना चाहिए। यानी कि जो टीएलएम का समान है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जी हाँ टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो 3 क्लास का है या जिस क्लास के लिए हो उसको उसी क्लास के लायक होना चाहिए। बी कहता है चयनित सामग्री ऐसी हो जो बच्चों को जिज्ञासा के साथ खोजबीन और प्रयोग करने में पर्याप्त अवसर दें। तीसरा कहता है कि चयनित सामग्री अधिगमतः स्थानीय रूप से निर्मित या स्थानीय रूप से उपलब्ध हो जिससे आसानी से बदला जा सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, लेकिन गलत ऑप्शन ऑप्शन डी है। इसलिए इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सही नहीं है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 19 नंबर का कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा द्वारा रेखांकित दक्षताओं को प्राप्त करने में प्रत्येक बच्चे की प्रतिभागिता को समर्थन देने वाला समावेशी स्वागतीय और आनंददायी प्रवेश सर्वाधिक उपयुक्त तरीके से कैसे सृजित किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, विकास के विभिन्न आयामों से बच्चों के कार्य का प्रदर्शन करके। नेक्स्ट है 120 नंबर का और ये आज का अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मूर्त सिद्धांत। जी हाँ, मूर्त सिद्धांत जो है यह ऐसा सिद्धांत है जो बुनियादी चरण पर पाठ्य पुस्तक अभिकल्पना का नहीं है। तो दोस्तों ये था आज का सीटेट का हिंदी का प्रश्न, जो कि 21 जनवरी 2024 के सीटेट एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। आशा करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, प्यारा सा कमेंट कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।